12 कवि परिचय मैंने आपको भेज दिया था विष्णु खड़े। अब मैं इसका काव्य परिचय आपको बताऊंगी और साथ ही साथ काव्य क्या है ये समझाऊंगी, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस से डिलीट नहीं किया गया है। काव्य का नाम है एक कम, मतलब किसी एक इंसान के कम होने की बात है इसमें, लेकिन कहाँ से और कैसे वो जानेंगे। हम पहले पाठ का परिचय देख लीजिए। एक कम कविता समाज के वंचित वर्ग की निराशा एवं जीवन संघर्ष का वर्णन करती है। मतलब वंचित वर्ग जो हमारे समाज में गिने नहीं जाते, बिल्कुल गरीब निम्न वर्ग, उनकी जो निराशा है या उनका जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में यह कविता वर्णन कर रही है। आज़ादी के बाद, हासिल होने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा कि आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। तो आज़ादी के बाद देश और भ्रष्ट हो गया, ऐसी कल्पना आज़ादी के जो सेनानी थे उन्होंने नहीं की थी। पूरे देश का ये कहें कि आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हो गया। तो जो पूरे देश की जनता है उनकी ईमानदारी, विश्वास, संवेदनशीलता सभी भंग हो गया। परिणाम यह हुआ कि अपनी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी ने, आपसी खींचातान ने ले लिया है और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। तो आज़ादी के बाद माहौल कुछ इस तरह से हो गया कि लोग आपस में विश्वास नहीं करते, भाईचारा नहीं रखते, सामूहिकता नहीं रखते और धोखाधड़ी करते, एक दूसरे को दुख पहुंचाते और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहने लगे लोग। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी हाथ फैलाने के लिए विवश ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है। तो कवि तो इस माहौल में कुछ कर नहीं सकता, वो अपने आप को बहुत असमर्थ महसूस करता है, परंतु उन गरीब और ईमानदार लोगों के प्रति वह अपनी सहानुभूति को स्पष्ट रूप से दिखाता है और उन्हीं लोगों पर आधारित यह कविता लिखता है। कुछ न करने की स्थिति में होने के कारण वंचित वर्ग प्रकृति की दौड़ में लगे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। तो वैसे लोग जो बहुत निम्न वर्ग के होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, वो इस प्रगति के दौर में, यानी कि आगे बढ़ने की जो एक लालसा है, इस दौर में जो लोग लगे हुए हैं, उस दौर में वो अपने जीवन के संघर्ष के कारण इसमें नहीं शामिल हो पाते। वो किसी के बाधक नहीं बनते, वह किसी के कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी नहीं बनते। उन लोगों के बारे में चर्चा की गई है इस काव्य में। इसलिए वह कम से कम उनके रास्ते का एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है। तो कवि कहता है कि वह व्यक्ति एक कम तो है उन सारे लोगों से, जो लोग प्रगति की दौड़ में लगे हुए हैं, उनमें एक व्यक्ति कम है जो वंचित वर्ग का है। ठीक है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्वता को स्पष्ट भी किया है। तो जीवन में सत्य की क्या महत्वता है इसको स्पष्ट किया गया है इस काव्य में। ये दूसरा काव्य है सत्य, उसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बारे में यही बताया गया है। महाभारत के द्वारा, पौराणिक कथा के द्वारा जीवन में सत्य का क्या महत्व है वो बताया गया है। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा। तो कविता का अर्थ शुरुआत से मैं एक बार बता देती हूँ, व्याख्या फिर बताऊँगी। तो कवि कह रहा है कि 1947 के बाद बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से अमीर हो गए और मालामाल हो गए कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने कि ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा। तो अब जब कभी भी मेरे सामने कोई भिखारी आता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वह उस दौर में शामिल नहीं है जिस दौर में लोग आत्मनिर्भर, मालामाल और अमीर हो गए हैं अनुचित तरीके से। मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोरिया, मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तो भिखारी के बारे में कवि कहते हैं कि वह अपने आप को लाचार भी मानता है, कंगाल का कोढ़ी भी मांगता है और आपसे हाथ फैलाकर कुछ भीख मांगता है। उसका शरीर स्वस्थ जरूर है, वो कामचोर है या वो तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति है। वो तुम्हारे संकोच, लज्जा और परेशानी या गुस्से पर ही आश्रित है। तुम चाहे तो उसे भीख दो, चाहे तो मत दो। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से।
लेखक कहता है कवि कि वह जो भिखारी है वो तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा और निर्लज खड़ा है, निराकांक्षी, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। वो अपने आप को हर कंपटीशन से हटा के रखा है। वो तुम्हारा विरोधी या प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर नहीं है, ये कोई हिस्सेदार भी नहीं है। मुझे कुछ देकर या न देकर तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। तुम चाहे तो मुझे कुछ दो, चाहे तो मत दो, लेकिन मुझसे निश्चित रहो कि मैं तुम्हारे कंपटीशन में, तुम्हारी प्रगति की इस दौर में कभी शामिल नहीं होऊंगा। प्रसंग। इस प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, विष्णु खरे की कविता द्वारा संकलित की गई हैं। यह कविता स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज से यहाँ कवि जो है वो स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज के गिरते जा रहे जीवन के मूल्यों को रेखांकित करते हुए बता रहा है कि आज़ादी के सेनानियों ने जैसे देश की कल्पना की थी, सन 47 के बाद वैसा देश नहीं बन पाया। तो इस कविता में 1947 की बात की गई है कि कवि जैसा चाहता था वैसा नहीं हो पाया। और व्याख्या देखिएगा कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से लिखिएगा। व्याख्या। कवि कहता है कि सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को अनुचित तरीके से आत्मनिर्भर, संपन्न और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखा, मतलब अमीर होते हुए देखा। स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक संपन्नता और उन्नति के लिए लोगों ने झूठ, सच, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि का रास्ता अपना लिया। तो उन्होंने ये नहीं देखा क्या सच है क्या झूठ, बस छल कपट अपनाकर वो अमीर बनने लगे। कौन? आम जनता, लोग। इस माहौल में जब कोई 25 पैसे या चाय रोटी के लिए हाथ फैलाता है कोई भिखारी, तब मैं जान जाता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो कवि यहाँ पहचान जाता है कि वो ईमानदार है, तभी तो वो मालामाल या अमीर नहीं है। उसके हाथ फैलाने में वह यह स्वीकार करने का भाव भी निहित होता है। जब वो मेरे सामने हाथ फैलाता है तो उसका भाव यही होता है कि मैं विवश हूँ, मतलब मैं एक गरीब भिखारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। तात्पर्य क्या है? भीख मांगने वाला व्यक्ति या तो वास्तव में बहुत लाचार होता है या बहुत गरीब होता है, परंतु बिना किसी बनावट के वह अपनी परिस्थिति को, यथास्थिति को प्रकट भी कर देता है। तो वो आपको बनावट नहीं करता और अपनी स्थिति को आपके सामने जाहिर कर देता। कवि आगे कहता है कि उसका जीवन दूसरों के दान पर ही तो निर्भर है, चाहे उसे दान देते समय मनुष्य मन में कैसी भी भावना रखे, मैंने गुस्से से दे चाहे अच्छे से दे, लेकिन वो उस पर निर्भर करता है। कौन? भिखारी अच्छे मनुष्य पे निर्भर करता है, अमीर मनुष्य पे। इस तरह हाथ फैलाते हुए वह यह भाव को प्रकट करता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, मैंने लज्जा का भी त्याग कर दिया है और मैंने अपनी सारी आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। मतलब मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूँ तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा आत्मसम्मान नहीं है, तभी तो मैं एक भिखारी हूँ। मुझे शर्म नहीं है, मैंने शर्म का त्याग कर दिया, तभी तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं उस दौर में शामिल नहीं हूँ जिस दौर में तुम शामिल हो। मैं तुम्हारा विरोधी या प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। अर्थात तुम्हारी धन कमाने की जो एक लालसा है, उन्नति करने की आकांक्षा है, मतलब तुम धन कमाना चाहते हो, उसकी लालच है तुम्हारे मन में, उन्नति की आकांक्षा है तुम्हारे मन में, उन्नति करने की आकांक्षा के रास्ते से मैंने अपने आप को पूरी तरह से हटा लिया। तो तुम्हारी जो उन्नति करने की जो रास्ता है, जो इच्छा है, लालसा है, उस रास्ते से मैंने अपने आप को हटा लिया है। मैं तुम्हारी राह का बाधक नहीं हूँ। तुम चाहो तो मुझे कुछ दो, चाहो तो तुम मुझे कुछ भी मत दो, पर तुम मुझसे, यानी कि तुम कम से कम एक आदमी से तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जो तुम्हारे रास्ते पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका विशेष देखिए। भाषा सहज है, प्रवाहमयी है। 25 पैसे, एक ईमानदार आदमी, औरत, कंगाल, कोढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। व्यंजनाशब्द शक्ति का बहुत आकर्षक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको विशेष में ये 3 बातें तो लिखनी ही होती हैं कि भाषा कैसी है, कौन सी काव्य में क्या लक्षण है, या दुखात्मक है, संगीतात्मक है, या व्यंजना शक्ति है। व्यंजना शक्ति है क्योंकि यहाँ पे बात कुछ कही गई है, उसका अर्थ कुछ और है। ठीक है, बात यहाँ पे कही गई है कि उन लोगों के अमीर होने के पीछे भ्रष्टाचार है, परंतु यहाँ ये भी कहा गया है कि उससे वो व्यक्ति कम है जो गरीब है, परंतु वो गरीब है तो यानी कि वो ईमानदार है। तो गरीबी के साथ साथ उसकी ईमानदारी को भी प्रकट करता है यह काव्य। ठीक है, तो ये आपका काव्य था एक कम, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद है सत्य, जो मैं अपने अगली वीडियो में पोस्ट करूँगी। धन्यवाद। क्लास 12।